आज हम भौतिक भूगोल बीए प्रथम वर्ष में जो कि ज्वालामुखी से एक अध्याय है, उस अध्याय के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ज्वालामुखी क्या होता है, कहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में आते हैं, इसके लिए कौन कौन सी परिस्थितियां वो जिम्मेदार हैं, कारण हैं, एवं इसके कितने प्रकार हैं, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ज्वालामुखी पृथ्वी के भूगर्भ में जो तप्त मैग्मा है उसका एक नली के माध्यम से चित्र द्वारा पृथ्वी के धरातल पर आना। जब पृथ्वी के धरातल पर मैग्मा आ जाता है तो उसे लावा कहते हैं, और इस लावे का पृथ्वी के धरातल पर आना ज्वालामुखी कहलाता है, जिसमें कई प्रकार की गैसें, जलवाष्प एवं मैग्मा आदि होते हैं। तो आइए हम देखते हैं ज्वालामुखी की परिभाषा। तो ज्वालामुखी पृथ्वी के गर्भ में तप्त मैग्मा का किसी नली के माध्यम से एक मुख जिसे हम कैटर कहते हैं के द्वारा पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होना या आना पृथ्वी के धरातल पर प्रकट होना या आना ज्वालामुखी कहलाता है। जब पृथ्वी के धरातल के अंदर होता है, आंतरिक भाग में हो, तब इसे मैग्मा कहा जाता है, और जब यह पृथ्वी के धरातल पर प्रकट हो जाता है तब मैग्मा, तब उसे लावा कहा जाता है। भीतरी भाग में है यानी आंतरिक भाग में है तो मैग्मा, बाह्य भाग में है यह लावा कहलाता है। अब हम देखते हैं पृथ्वी पर जो ज्वालामुखी है उनको कितने भागों में बांटा गया है। तो पृथ्वी पर ज्वालामुखियों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पृथ्वी पर ज्वालामुखी को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला है उद्गार के आधार पर, दूसरा उद्गार की प्रकृति के आधार पर। उद्गार के आधार पर हम लोग ज्वालामुखियों को दो प्रकार से बांटते हैं। पहला है केंद्रीय उद्गार वाले। उद्गार के आधार पर दो प्रकार से बांटते हैं। पहला है केंद्रीय उद्गार वाले, जिनमें जो ज्वालामुखी का लावा है वह एक मुख के द्वारा
जिन्हें कैटर कहते हैं, उसके द्वारा यदि पृथ्वी के धरातल पर आता है तो वो केंद्रीय उद्गार वाला है। यदि लावा किसी मुख के द्वारा न आकर के एक दरार के माध्यम से बाहर आए तो उसे दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी कहते हैं, उद्गार वाले ज्वालामुखी कहा जाता है। इसी प्रकार से उद्गार की प्रकृति के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। 3 भागों में बांटा जाता है। पहला वे ज्वालामुखी जो सुप्त है, अर्थात सक्रिय ज्वालामुखी है। पहले सुप्त या सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरे सुसुप्त जो कभी कभी जागृत होते हैं, तीसरे हैं शांत प्रकार के, जो कभी ज्वालामुखी विस्फोट हुए थे उसके बाद से वर्तमान समय तक वो शांत है। जो सुप्त है इन्हें जागृत भी कहा जा सकता है, इन्हें जागृत ज्वालामुखी भी कहा जाता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि पृथ्वी को ज्वालामुखी मुख्यतः 2 भागों में बांटे जाते हैं। पहला है उद्गार के आधार पर, उसमें केंद्रीय उद्गार वाले, दूसरे दरारी उद्गार वाले। दूसरा प्रकृति के आधार पर 3 प्रकार से सुप्त, सुषुप्त और शांत। अब केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, अब हम देखेंगे केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। तो केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखियों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखियों को मुख्यतः 5 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों। पहला है हवाई तुल्य, दूसरा स्ट्राम्बोली तुल्य, तीसरा वैल्केनो तुल्य, चौथा पीलियन तुल्य और 5वां है विषुवीय तुल्य। 5 प्रकार के ज्वालामुखी माने गए हैं केंद्रीय पर्वती के आधार। हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, वैल्केनो तुल्य, पीलियन तुल्य और विषुवीय तुल्य। अब देखते हैं दरारी आधार पर। तो दरारी आधार पर पहले कभी हुए थे, वर्तमान में कम हो रहे हैं। एक ओल्ड डेज जो नामक है वह ज्वालामुखी दरारी उद्गार प्रकार का है। यहां पर क्या होता है कि एक छिद्र से ज्वालामुखी विस्फोट न होकर के पदार्थों का बाहर न आकर अनेक दरारों के रूप में ज्वालामुखी का मैग्मा बाहर आता है। तो इस प्रकार का उद्गार पहले हुआ है। और पहले कहां कहां हुआ है? तो 2 मुख्य उदाहरण माने गए हैं। पहला
भारत का प्रायद्वीपीय पठार। उदाहरण के लिए किसको लेते हैं हम लोग? भारत का प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा उदाहरण इसमें लिया जाता है कोलंबिया का पठार। यह यूएसए में आया हुआ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में आया हुआ है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हवाई तुल्य स्ट्राम्बोली, वेल्केनो, पिलियन और विषुवीय से वो केंद्रीय उद्गार वाले हैं, जबकि दरारी उद्गार वाले एक छिद्र ज्वालामुखी पदार्थों का बाहर ना आकर अनेक दरारों के रूप में ज्वालामुखी में का मैग्मा बाहर आता है। इसमें भारत का प्रायद्वीपीय पठार उसका उदाहरण है, दूसरा है कोलंबिया का पठार। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो उद्गार की प्रकृति के आधार पर हमने 3 ज्वालामुखियों की बात की है। सुप्त, ये सुप्त है, ये क्या है? वर्तमान में भी जागृत है, लगातार जागृत है। इनमें से गैसें, जल वाष्प और मैग्मा का उद्गार हो रहा है और होता रहेगा। दूसरे सुसुप्त, ये कभी कभी कुछ समय के बाद में जागृत होते हैं, ये विस्फोटक हैं, इनसे नुकसान होता है। तीसरे हैं शांत, ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जो कभी जागृत थे, लेकिन वर्तमान समय में ये कई हजारों सालों से शांत है और संभावनाएं हैं कि ये ज्वालामुखी कभी विस्फोटन नहीं करेंगे। अब हम लोग देखते हैं ज्वालामुखी से निकलने वाले मुख्य पदार्थ कौन कौन से हैं। तो ज्वालामुखी से सबसे पहला और मुख्य जो पदार्थ प्राप्त होता है वह है जल वाष्प। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थ, तो इनमें सबसे पहले जिसे मुख्य माना गया है जल वाष्प। ज्वालामुखी के संपर्क में आने से, ज्वालामुखी के संपर्क यानी कि मैग्मा के संपर्क में आने से आंतरिक भाग का जल एवं बाह्य जल, आंतरिक भाग का जल एवं बाह्य जल मैग्मा से ताप प्राप्त कर वाष्प के रूप में बदल जाता है, वाष्प के रूप में बदल जाता है एवं यह छिद्र के माध्यम से धरातल पर आता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले पदार्थों में सबसे ज्यादा मात्रा 60 से 90% तक इसी की होती है। किसकी होती है बेटा? जल वाष्प की मात्रा होती है। और दूसरा राख, दूसरा पदार्थ जो निकल रहा है ज्वालामुखी से, बीच में आने वाली चट्टानों का मैग्मा के संपर्क में आकर राख के रूप में परिवर्तन होना राख है। तीसरा गैस है। पृथ्वी के आंतरिक भागों में कई प्रकार की गैसें पाई जाती है, जो गैसें
ज्वालामुखी छिद्र के माध्यम से धरातल पर आने का प्रयास करती है और आ भी जाती है, जिनमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन, हीलियम आदि प्रमुख है। गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इथेन, हीलियम प्रमुख है। चौथा, लावा। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो भी चट्टानें पाई जाती है वो अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण, अत्यधिक दाब और ताप के कारण, ताप एवं दाब के कारण ठोस न होकर के द्रव अवस्था में पाई जाती है। पाई जाती है पाई जाती है ठोस न होकर के द्रव अवस्था में पाई जाती है तथा मैग्मा पृथ्वी की धरातल पर आकर ठोस रूप में जम जाता है, जिसे जिसे लावा कहते हैं। लावा मुख्यतः दो प्रकार का माना गया है। लावा मुख्यतः दो प्रकार का माना गया है, गाढ़ा या पेठिक लावा, दूसरा बेसिक लावा। पहला लावा दो प्रकार का माना गया है, गाढ़ा पेठिक लावा, दूसरा बेसिक लावा। जो गाढ़ा लावा है इसमें सिलिका की मात्रा 75% तक होती है, यानी रेत की मात्रा इसमें 75%। साथ में इसमें अम्लीय गुण होते हैं तथा यह आग्नेय चट्टानों से बनता है, जबकि बेसिक लावा है यह पतला काले रंग का एवं क्षारीय गुण वाला होता है। पतला, काला एवं क्षारीय गुण वाला होता है। साथ में सिलिका की मात्रा कम होती है। इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है इसके मुकाबले, और यह बेसाल्ट चट्टानों से बनता है। बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है। किससे निर्मित है? बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होता है। अब इसके बाद में पांचवी यदि बात की जाए तो इसमें निकलते हैं लेपिली, टफ, बम। लेपिली, टफ और बम। लेपिली मटर के आकार के शैलों के टुकड़े होते हैं, दूसरा टफ, आलू के जितने बड़े शैलों के टुकड़े। बम होता है वह
झागनुमा होता है, जो कि जल वाष्प के साथ आता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ज्वालामुखी से बहुत सारे तत्व निकलते हैं, जिनमें जल वाष्प, राख, गैसें, लावा, लैपलिक टफ और बम मुख्य हैं। अब देखते हैं ज्वालामुखी क्रिया के बाद बनने वाली कुछ आकृतियां। ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, उसमें से निकलने वाले पदार्थों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होगी। अब हम देखते हैं कि वे कौन कौन सी आकृतियां निर्मित होती है। कौन कौन सी आकृतियां निर्मित होती है? तो दो प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। पहली है आंतरिक भाग में, दूसरी है बाह्य भाग में। आंतरिक भाग की बात करें तो बैथोलिक, लिथोलिक, लैकोलिक, डाइक, शील इत्यादि महत्वपूर्ण आकृतियां हैं जो कि आंतरिक भाग में बनती है। जबकि बाह्य भाग में बनने वालों में सिलेंडर शंकु, क्रेटर शंकु, क्वाल्डेरा, सिलेंडर शंकु, क्रेटर शंकु और क्वाल्डेरा, ये सभी आकृतियां बाहर की ओर बनती है। जबकि आंतरिक भाग में बैथोलिक, लिथोलिक, लैकोलिक, डाइक, शील इत्यादि बनती है। बाहर की ओर सिलेंडर शंकु, क्रेटर शंकु, काल्डेरा नामक स्थलाकृतियां बनती है। बैथोलिक सबसे बड़ी गुंबदाकार आकृति है। बाकी जितनी भी आकृतियां बनी हैं वो इस आकृति के ऊपर बनती है। ये तब बनती है जब ज्वालामुखी अपने मुख्य द्वार क्रेटर से बाहर नहीं निकल पाता, तब इस प्रकार की आकृतियों का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं बाह्य भाग में। तो बाह्य भाग में सिलेंडर शंकु, जब लावा क्रेटर के माध्यम से, मुख के माध्यम से बाहर आए और वह पतला होने के कारण उस छिद्र के चारों ओर शंकु के रूप में जम जाए तो उसे सिलेंडर शंकु कहा जाता है। दूसरा क्रेटर शंकु, जब लावा क्रेटर के मुख के चारों ओर उल्टे गुंबदाकार आकार में जम जाए और इसमें से जो लावा निकल रहा है वो कई परतों में जम जाए तो उसे क्रेटर शंकु कहा जाता है। अब कॉल्डेरा, जब किन्हीं कारणों से क्रेटर का मुख बंद हो जाए और भविष्य में कभी ज्वालामुखी क्रिया उसी छिद्र के माध्यम से होनी चाहिए, तब ज्वालामुखी का मुख भयंकर विस्फोट के साथ बिखर जाए या
दब जाए तो उसे कॉल्डेरा कहते हैं। कॉल्डेरा कहते हैं। अब बात करते हैं क्रैटर झील। क्रैटर झील, क्रैटर झील से तात्पर्य है कि क्रैटर यानी कि ज्वालामुखी के मुख में यदि कई सालों तक ज्वालामुखी विस्फोट नहीं हो तब उसमें वर्षा का जल भर जाता है और वह एक झील के रूप में बन जाती है, तो उसे कहते हैं क्रैटर झील। इसके दो मुख्य उदाहरण ले सकते हैं, नक्की झील, नक्की झील, और दूसरी है पुष्कर झील, पुष्कर झील। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा दो प्रकार की आकृतियां बनती है, आंतरिक भाग में बनती है और बाह्य भाग में बनती है। आंतरिक भाग में वैकोलिक सबसे बड़ी गुंबदाकार आकृति होती है, उसी के ऊपर लिथोलिथ, लैकोलिथ, डाइक और शील नामक आकृतियां बनती है, और बाह्य भाग में शेंडर शंकु, क्रैटर शंकु, कॉल्डेरा और क्रैटर झील का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से ज्वालामुखी आते हैं, इनके कितने प्रकार हैं एवं इनसे बनने वाली प्रमुख स्थलाकृतियां कौन कौन सी है, उसके बारे में आज हमने पढ़ा। आगे की कक्षा में हम लोग सिद्धांत, ज्वालामुखी से संबंधित सिद्धांत, प्रमुख प्रकारों का विस्तार पूर्वक अध्ययन एवं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम बताएंगे परिप्रशांत मेखला, मध्य महाद्वीपीय मेखला और अटलांटिक मेखला के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।